हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपको कमर कस के तैयार हो जाना है और बस आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी और बोर्ड एग्जाम। भैया आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत ज़्यादा कहने पर और बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप सबकी कि सर केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का वन शॉट जल्दी लाया जाए। तो आप सभी के कहने पर आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 बात कर लें, वैद्युत रसायन का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। भैया चैप्टर 1 हमने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, देख लेना। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजे में आज हम इसको सीखेंगे। दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया आपको भी कमर कस के कॉपी और पेन के साथ बैठना है एकदम अच्छे से, ठीक। चलिए भैया, तो पहला टॉपिक होता है हमारा इस चैप्टर का जो है भैया, वो है प्रतिरोध क्या है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो पूछेगा कि प्रतिरोध क्या है, इसकी इकाई लिखिए, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी टॉपिक हैं बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे। तो प्रतिरोध क्या है, देखिए प्रतिरोध, अगर इसका आप अर्थ समझिए तो प्रतिरोध का मतलब होता है भैया बाधा। प्रतिरोध का मतलब होता है भैया बाधा, बाधा या जिसको रुकावट बोलते हैं। प्रतिरोध यानी बाधा या रुकावट, ऐसे समझिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो वैद्युत धारा के मार्ग में, जैसे भैया धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई चालक है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को, यानी इसके मार्ग में अगर जो रुकावट पैदा कर दे, ठीक है, या बाधा उत्पन्न कर दे भैया, वही जो कारक होता है उस कारक का नाम ही है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। एकदम सरल तरीके से सीखना है, ठीक, बहुत डीपली नहीं जाना, बहुत कुछ रटना नहीं है, सीधी सी बात कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को ही कहा जाता है प्रतिरोध, ठीक है। तो समझ में आ गया बबुआ कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं और इसे बच्चों आर से दर्शाया जाता है, कैपिटल आर, ठीक। तो परिभाषा लिखेंगे भैया कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा जितने भी टॉपिक हैं उनका जो फार्मूला है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फार्मूला है जो भैया शुरू के 3 चैप्टर हैं, आपके 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल देगा, याद रखना, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों, आर बराबर वो होता है रो इंटू एल अपान ए, ठीक है। ये फार्मूला अपने जहन में रख लीजिए भैया। इस फार्मूले की मदद से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। अब उसके बाद भैया हम देखेंगे मात्रक, कि इसका मात्रक क्या होता है। तो भैया मात्रक क्या होता है, अब देखिए भाई ये रो क्या है, रो क्या है, तो अभी बताया जाएगा कि रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है और इसका जो मात्रक है भैया वो ओम मीटर होता है। फिर उसके बाद लंबाई है, लंबाई का मात्रक भी भैया मीटर ही होता है। अब उसके बाद नीचे क्या है, तो नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यहां मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर चलता है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें ये मीटर स्क्वायर से ये 2 कट गए, तो भैया क्या बचा, ओम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको क्या पढ़ते हैं भैया, ओम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से भैया हमने मात्रक भी निकाल लिया और यही फार्मूला है जिसकी मदद से हम आर का मान निकालते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भैया यहाँ पे अगर आई का मान दे दे, वी का मान, तब आर बराबर फार्मूला आर बराबर वी अपान आई, जो कि ओम का नियम होता है, ठीक। तो ये भी अप्लाई हो जाता है, आर बराबर वी अपान आई, जब विभव दे दे, आई यानी धारा दे दे, तब भैया फार्मूला ये वाला चलता है, ठीक है।
बाकी यहां पे इस चैप्टर में आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया प्रतिरोध क्या है और इसकी इकाई क्या है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बबुआ, आगे चलते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि विद्युत चालकता या चालकत्व क्या होता है। विद्युत चालकता या चालकत्व किसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, तो भैया किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे, या तो भैया चालकत्व कहते हैं। इसे सी से दर्शाया जाता है। सीधी सी बात है भैया कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, यानी विशिष्ट क्या होता है? विद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। ठीक, तो भैया हम देखेंगे इसे सी से दर्शाते हैं, तो सी बराबर क्या होता है? 1/r, क्योंकि कह रहा है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं भैया? विद्युत चालकता कहते हैं। तो C बराबर 1/r होता है। अब इसका अगर मात्रक निकाले भैया तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए मात्रक में देखें 1/r, 1/r प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। जब ये ऊपर जाएगा तो भैया हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, या बच्चों ध्यान से समझिएगा, या इसी को मोहो पढ़ा जाता है, MHO मोहो, या भैया इसी को क्या पढ़ते हैं? साइमन पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को साइमन कैपिटल S साइमन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, तो यहां पे ओम इनवर्स कहिए, चाहे मोहो कहिए, चाहे साइमन कहिए, ये तीनों एक ही हैं। ठीक, तो ये हो जाता है भैया किसका? विद्युत चालकता या चालकत्व की मतलब इकाई। ठीक है, मात्रक बहुत ज्यादा पूछता है, बहुविकल्पी में भी पूछता है भैया, बाकी वैसे भी 2 नंबर में पूछ लेगा कि विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई लिखिए। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगला जो टॉपिक है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई लिखिए। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब ध्यान से समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे बच्चों रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? तो रो से दर्शाया जाता है। ठीक है, रो, ये रो का सिंबल है, रो से दर्शाते हैं। अब क्या कह रहा है समझिए, कोई चालक है, ठीक है भैया, कोई चालक तार है। अब इसकी बबुआ लेंथ मान लेते हैं कि मान लिया भैया इसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल प्रस्थकाट का वो A है। तो कह रहा है कि कोई भी ये चालक है, किसी चालक में, और यहां पे ध्यान देना, ठीक, किसी पदार्थ में इसका जो एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए, बोल रहा है ना एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, तो एकांक मतलब जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 1 सेमी स्क्वायर लिख लो या 1 मीटर स्क्वायर, जिसमें आप मानते हो। भाई अगर सेमी में मानते हो तो सेमी स्क्वायर लिख लीजिए, नहीं तो मीटर स्क्वायर। और भैया कह रहा है एकांक लंबाई के, तो बच्चों जो लंबाई है वो भी 1 हो जाए। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें भैया जो भी चालक तार में जो भी प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसको फार्मूले की मदद से समझते हैं। तो भैया ये तो रही परिभाषा। ठीक, परिभाषा समझ में आ गया कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तथा एकांक लंबाई के तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध या तो प्रतिरोधकता कहा जाता है। अभी हमने रेजिस्टेंस का एक फार्मूला देखा था। हमने बच्चों R बराबर क्या बताया था कि रो इंटू L अपान A, ये फार्मूला बताया था। वहां पर बताया था
कि ये जो रो है यही विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ज्यादा अब रटने की जरूरत नहीं भैया उसी फार्मूले से। तो रो बराबर जब करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा RA/L, यही क्या हो जाता है आपका मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। अब देखिए कैसे आया भैया कि ये परिभाषा कहां से आया, परिभाषा समझिए कहां से आया। यदि बच्चों इसी में ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल A का मान हमने बताया 1 सेमी स्क्वायर रख दीजिए या 1 मीटर स्क्वायर कुछ भी, और उसके बाद लंबाई क्या रखिए 1 सेमी, यानी अगर सेमी में मानिए तो दोनों सेमी में। तो अगर ये हो जाएगा तो आप ही बताइएगा बबुआ यहां पे क्या बचा, रो बराबर, ठीक है, तो यहां पे क्या बच जाएगा, रो बराबर R बचेगा कि नहीं बताना जरा, ठीक बताइएगा भैया, रो बराबर R बच गया कि नहीं, क्योंकि अगर हम A का मान 1 सेमी स्क्वायर रख देंगे, L का मान 1 सेंटीमीटर रख देंगे, तो भैया यहां रो बराबर केवल R बचा। तो यहां पे वही कह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, ठीक, तथा एकांक लंबाई, एकांक मतलब दोनों का मान 1 मान लीजिए, ठीक, तो वही कह रहा है एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई के तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो R होता है, वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो भैया यहीं से ये परिभाषा निकल कर आई, जैसा कि हमने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, ठीक है, बस सीधी सी बात है, जो कुछ है सामने है। अब इसका हम मात्रक निकालेंगे बच्चों, मात्रक निकालेंगे भैया, तो मात्रक क्या हो जाएगा समझिए। अब देखिए इसका मात्रक R है, क्योंकि मेन फार्मूला आपका यही है, तो रो बराबर RA/L, R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। अब उसके बाद क्षेत्रफल है, तो भैया क्षेत्रफल का हमने बताया यहां पे मीटर, ठीक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। अब ध्यान देना, हमने बताया ना, चाहे आप यहां पे ध्यान दो बच्चों, आप चाहे सेमी स्क्वायर रखिए या 1 मीटर स्क्वायर, यहां पे 1 सेमी या 1 मीटर, आप जिसमें मानिए वही रख सकते हैं। याद रखना मात्रक में जैसे आ गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो वहां विकल्प में भाई अगर रहेगा सेमी में तो सारे विकल्प सेमी में रहेंगे, मात्रक में अगर मीटर वाला रहेगा तो सारे विकल्प मीटर में रहेंगे, इतना याद रखना। तो यहां पर हमने मीटर लिया है, ठीक है, तो यहां पे हो गया भैया ओम, और यहां पे ए क्या है मीटर, भाई क्षेत्रफल तो इसका मीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या है बच्चों लंबाई, तो यहां पे अगर हम ये मीटर में ले लें, तो यहां पे ध्यान देना, अगर इसको हम काट देते हैं एक, बचा क्या ओम मीटर, ठीक, यही इसका मात्रक हो जाएगा। अगर हम दोनों सेमी में लेते बच्चों तो ये मात्रक क्या आता भैया ओम सेमी आ जाता, ठीक है ना। अगर हम सेमी में लेते तो ओम सेमी आता, अगर मीटर में लेते तो ओम मीटर, इतना याद रखना, ठीक। तो यहां पे भैया ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक। अब वहां पे जैसे बहुविकल्पी आएगा ना बच्चों, तो वहां पे जरूरी नहीं आपका ऐसे दे सकता है, ठीक है, ओम सेमी में रहेगा या ओम प्रति सेमी रहेगा, ठीक है, या ओम प्रति यहाँ पे सेमी स्क्वायर या ओम ऐसे करके रहेगा। तो याद रखना अगर सारा विकल्प रहेगा सेमी में तो सेमी में रहेगा, नहीं तो मीटर में दिया रहेगा तो सारे विकल्प मीटर में रहेंगे। हमारे कहने का मतलब यही है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो इसका मात्रक भैया क्या हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमने बताया ओम सेमी, जिसमें मानो वो रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध व उसकी इकाई। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी भी इकाई आपको लिखना है। देखिए विशिष्ट चालकता क्या है, अब आपको रटना नहीं, देखिए इसीलिए हमने क्रम से बताया। पहले प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है, यानी विद्युत चालकता। अब उसके बाद फिर आया विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। याद रखना, क्रम याद रखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। तो भैया विशिष्ट चालकता क्या है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता
कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसे कप्पा से दर्शाते हैं, यानी के इसे कप्पा से दर्शाते हैं। याद रख लेना, अगर मात्रक नहीं याद हो कप्पा मतलब सॉरी, इसको किससे दर्शाते हैं? कप्पा। कटप्पा से याद रखो कप्पा, बीच का टा गायब कर दो कप्पा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया, इसको कप्पा से दर्शाया जाता है। अब क्या कहा गया भैया? हमको अपने से कुछ नहीं करना कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो। अब रो का व्युत्क्रम यानी 1/रो, यही क्या कहलाएगा? कप्पा के होता है। तो भैया यही फार्मूला हो जाएगा के बराबर 1/रो। अब इसका वैसे देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, तो यहां पे कप्पा बराबर 1/रो। रो का भाई फार्मूला होता है RA/L। तो बटे का बटे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यही क्या आ जाएगा? के बराबर यानी कप्पा बराबर ये L अपान क्या हो जाएगा? RA हो जाएगा। L/RA यही क्या हो जाएगा? इसका मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कप्पा बराबर L/RA। अब इसका जो मात्रक निकालेंगे भैया, मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि सारे टॉपिक में सबसे जरूरी जो होता है वो मात्रक ही है। ठीक है, जितनी भी परिभाषाएं हैं सबसे जरूरी भैया इनमें सब है जो मात्रक है। अब यहां पे देखिए मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक हमने बताया भाई मीटर रखो या सेमी। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम सेमी मान लेते हैं, हमने बताया ना, अगर मीटर में, ज्यादातर बच्चों इससे तो इस चैप्टर में सेमी चलता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है तो वो सेमी में ही रखेंगे, ना कि हम मीटर में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए सेमी में चलता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर रखो या सेमी। और नीचे क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम। उसके बाद यहाँ ए है, तो भैया इसका सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल का सेमी स्क्वायर। तो बच्चों ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया भैया? तो ये 1/, देखिए ये क्या आ गया? आ गया 1/, ओम और ये सेमी, ओम सेमी बच गया। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स 1 सेमी इनवर्स 1, यही इसका मात्रक हो जाएगा। अब ये अगर मान के चलो ना हो विकल्प में, बहुविकल्पी में हमने समझाया था, तो इसको ऐसे कहेगा क्या? इसको अगर इस तरह से ना हो तो ओम इनवर्स को क्या पढ़ते हैं? हमने बताया ना, मोहो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोहो रहेगा और उसके बाद भैया सेमी इनवर्स 1। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। या तो बच्चों हमने बताया ना, इसको मोहो को क्या पढ़ते हैं? साइमन। तो साइमन सेमी इनवर्स 1, या तो ऐसे दे सकता है कि साइमन प्रति सेमी। ठीक है, तो भैया याद रखना यहां पे इसके बहुत सारे हैं, आप इसको मात्रक में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, क्योंकि बच्चों हमने बताया ना ओम इनवर्स को ही मोहो पढ़ा जाता है, तो मोहो सेमी इनवर्स लिख सकते हैं। अब मोहो को साइमन भी पढ़ते हैं, तो साइमन सेमी इनवर्स 1 लिख सकते हैं, या सेमी इनवर्स का मतलब प्रति सेमी, तो इसको साइमन प्रति सेमी भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज ना होना। और एक चीज और सुन लीजिए, अगर विकल्प में रहेगा तो ज्यादातर भैया ये वाला रहेगा, या तो बच्चों ये वाला रहेगा। ठीक है ना, इतना याद रखना। ठीक, तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मात्रक याद रखो। ठीक, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक भैया, अगला टॉपिक है कि सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, और सेल स्थिरांक का भैया हमको मात्रक निकालना है। ये भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए मान लेते हैं कि जैसे क्या है, कोई अर्ध सेल है। ठीक है, अब इनके बीच भैया क्या है? कैथोड और एनोड, दो प्लेटें हैं। कैथोड और एनोड यानी इन्हीं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोड कहते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है भैया, ठीक, वो डी लिख लीजिए या एल, कुछ भी मान लो। तो दूरी को डी से ही रखा जाता है इनके बीच। और मान लेते हैं कि क्षेत्रफल ए है। तो ये परिभाषा हमने बताया ना, चाहे आप डी रखो चाहे एल रखो, कोई दिक्कत। अब परिभाषा क्या हो जाएगा भैया? तो किसी इलेक्ट्रोड के, मतलब कोई भी सेल हो तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्या बताया?
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो भैया हमने जैसे दूरी मान लिया L मान लिया, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब A के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x से दर्शाया जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो वही लिखा है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? सेल स्थिरांक कहते हैं, और इसे x से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो x बराबर L/A। तो भैया यही क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक का मात्रक, फार्मूला हो जाएगा। अब यहां से भैया हम इसका चलिए मात्रक निकाल लेते हैं। अब मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा भैया? समझिएगा, L है लंबाई, लंबाई को हमने बताया यहाँ पे दूरी है जो सेंटीमीटर में ही नाम रखेंगे, सेमी, अपान भैया क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर, तो भैया कट गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज? सेमी इनवर्स 1, या तो ऐसे करके भैया हम इसको, या ऐसे लिख सकते हैं प्रति सेमी, ठीक है। मीटर में मानेंगे तो प्रति मीटर रखेंगे, बट भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो है बहुत छोटी होती है, तो सेमी में ही ज्यादातर चलता है, ठीक। ये हो जाएगा। और एक चीज और पूछा जाता है यहां से, यह क्वेश्चन पूछता है कि सेल स्थिरांक, ठीक, सेल स्थिर मतलब यहाँ पे पूछता है विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक तथा चालकत्व में संबंध। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जो हम संबंध देखने चल रहे हैं, तो क्या संबंध पूछता है कि विशिष्ट चालकता, कॉमा चालकता, विशिष्ट चालकता गुणे चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध। अब देखिए भैया इसके बीच जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है? संबंध होता है कि विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, यही संबंध होता है। विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, यही भैया संबंध होता है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कप्पा बराबर C इंटू का, भाई C क्या है? चालकत्व है, सेल स्थिरांक x, कप्पा बराबर CX, ठीक। यही क्या होता है? संबंध हो जाता है, ठीक है। और इस पर भी न्यूमेरिकल पूछता है भैया। अब जैसे जरूरत पड़ जाए C बराबर 1/R, ठीक है, C बराबर 1/R लिख सकते हैं, और x बराबर L/A, तो वहीं से तो कप्पा का मान निकल आता है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता, चालकत्व तथा सेल स्थिरांक के बीच में संबंध, ठीक है। चलिए आई बात समझ में ना बबुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मोलर चालकता। अब भैया इंपॉर्टेंट और भी हैं, अब और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हो जाती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट भैया ये क्या है, परिभाषा इसकी है, उतना ही इंपॉर्टेंट इस पे जो फार्मूला है वो है, क्योंकि फार्मूले पे तो एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली श्योर है आता है। अब देखिए मोलर चालकता किसे कहते हैं समझने का प्रयास करिए। भैया एक हमने पात्र ले लिया, क्या किया? एक पात्र ले लिया, बोले तो एक बर्तन ले लिया। अब इसमें भैया ध्यान से समझिए, इसमें कोई हम एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल देते हैं। हमने इसमें क्या है? कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया। अब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो भैया मालूम है आप सबको कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके, यानी जिनको घोलने पर भैया इसमें चालकता का गुण विद्यमान हो जाए,
जैसे पानी में नमक घोल देते हो तो वो क्या है, उसमें चालकता आ जाएगी। बोले तो वो उसमें से धारा का प्रवाह फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है भैया वो क्या हो जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, 7। तो वो नामलो होता है, न क्षार होता है, इसीलिए भैया वो क्या है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर जब हम इसमें साल्ट पानी में घोल देंगे तो भैया उसमें क्या है, तो उसमें हम धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तो हमने एक वैद्युत अपघट्ट घोल दिया लाइक दैट, जैसे NaC, या चाहे आप जो ही मानिए KCl ले लीजिए, चाहे KCl ले लीजिए, HCl ले लीजिए, कोई भी एक वैद्युत अपघट्ट घोल दीजिए। तो ये वैद्युत अपघट्ट हमने घोल दिया। अब जब इसमें घोलते हैं भैया तो ये क्या हो जाएगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी Na ये प्लस आयन में टूटेगा और Cl में भैया माइनस में। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये आयन टूट जाएंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस में ऐसे विखंडित हो जाएंगे। अब हमको समझना है परिभाषा, हमको क्या समझना है, परिभाषा। अब हम क्या करेंगे कि माना जो वैद्युत अपघट्ट घोल रहे हैं, ठीक, इसकी मात्रा कितना ले लिया, 1 मोल, क्या ले लिया, 1 मोल। अब कैसे जानेंगे मोल लेना है, क्योंकि मोलर चालकता है, तो मोलर चालकता यही है, मतलब परिभाषा यहीं से बना है। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट द्वारा, ठीक है, कोई विलयन है तो किसी विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट के द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। आई बात समझ में भैया, हमने क्या किया है, इस विलयन में वैद्युत अपघट्ट का 1 मोल घोल दिया है। तो जब ये 1 मोल इसमें घुलेगा, इसके टूटने से यानी जो ये आयनों में विखंडित हो जाएगा, तो उसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं, क्योंकि इनके आयनों के द्वारा क्या है, इसमें चालकता का गुण विद्यमान हो जाएगा, ठीक है, फिर धारा का प्रवाह हम कर सकते हैं। तो ये 2 परिभाषा हमने लिखा है। पहली परिभाषा क्या बताया कि किसी विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट द्वारा दिए गए आयनों की कुल चालकता या कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। तो यहां पहली परिभाषा यही है कि किसी विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अथवा में भैया या तो एक परिभाषा और आपके सामने लिख दिया है, मान लेते हैं आपको लगता है डिफिकल्ट है तो डोंट वरी, एकदम सिंपल वाली। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहा, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की जो चालकता होगी, इसमें जो चालकता होगी, ठीक है, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। एकदम सिंपल वाली परिभाषा, ठीक भैया, समझ में आ गया बबुआ। चलिए, रटने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे भैया इसको दर्शाते किससे हैं, तो इसको लेमडा एम से दर्शाया जाता है, लिखेंगे इसे लेमडा एम से दर्शाते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे फार्मूला जो हो जाएगा बच्चों, वो लेमडा एम बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 अपान यहाँ पे क्या है, मोलरता, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही आपका क्या होता है, क्या कहते हैं, मोलर चालकता के बराबर फार्मूला। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक। और उतना ही भाई इंपॉर्टेंट इसका मात्रक भी है। मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका जो मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ये मात्रक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है भैया, या ऐसे लिख सकते हैं कि साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, तो ये इसका मात्रक हो जाता है। मात्रक हर हाल में याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है, तुल्यांकी चालकता।
देखिए भैया, जैसे मोलर चालकता है सेम उसी तरह तुल्यांकी चालकता। ये समझिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, राम श्याम जैसे। तो इसी तरह से यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ कहने का मतलब भी जो मोलर चालकता है सेम उसी तरीके से परिभाषा तुल्यांकी चालकता का भी होता है, थोड़ा सा अंतर है। हमने वहां पे भैया जैसे हमने बताया कि कोई हमने एक वैद्युत अपघट्य ले लिया, भाई इसमें कोई वैद्युत अपघट्य हमने क्या किया था भैया, घोल दिया था। हमने जैसे लिया था एक NaCl है और इसकी क्वांटिटी हमने 1 मोल लिया था। लेकिन अब की बार क्या है, तो अब की बार यहां पे 1 ग्राम तुल्यांकी भार, वहां पे हम कह सकते हैं कि हमने मोलों में लिया था, मोलों में 1 मोल लिया था। लेकिन अब की बार 1 ग्राम तुल्यांकी भार या 1 ग्राम तुल्यांक कह सकते हैं। तो परिभाषा सेम है, जहां पर वहां आपने मोल शब्द बोला था यहीं पर वहां 1 ग्राम तुल्यांकी भार बोल, वहां 1 मोल कहा था। तो किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। वहां पर क्या पढ़ा था कि भाई किसी विलयन में 1 मोल द्वारा, 1 मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा दिए गए क्या है, कुल आयनों की चालकता को क्या कहते हैं भैया, मोलर चालकता कहते हैं। तो यहां पर वही लिखेंगे किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा। अब 1 ग्राम तुल्यांकी भार किसका रहेगा, वैद्युत अपघट्य का। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या कहेंगे भैया, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। या तो बच्चों अथवा में हम एक सिंपल वाली परिभाषा समझ लेते हैं, और भी सिंपल। तो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता, यानी 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले विलयन की जो चालकता हो जाएगी भैया, यानी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता हो जाएगी वही क्या है, तुल्यांकी चालकता होती। इसे लेम्डा से दर्शाते हैं, लेम्डा अकेले से या लेम्डा EQ होता है। तो लिखेंगे भैया कि इसे लेम्डा EQ या लेम्डा के लिए, EQ मतलब यहाँ पे इक्वावेल, ठीक है, यानी इक्वस फॉर्म में होता है ना ये, तो इसे लेम्डा EQ से दर्शाते हैं, ठीक है भैया। तो रटने की ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, लेम्डा M वहां था, यहाँ लेम्डा EQ हो जाएगा, बस इतना। वहां पर भी कप्पा गुणे 1000 था, यहाँ पर भी कप्पा गुणे 1000। वहां नीचे मोलरता था लेकिन यहाँ पर नॉर्मलता चल जाएगा बस, यानी नीचे सांद्रता ही रहेगा, चाहे आप C लिख दो, ठीक है, जरूरी नहीं कप्पा गुणे 1000 अपान C भी लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो, लेकिन प्रमुख रूप से भैया यहाँ पे क्या है, नॉर्मलता ही चलता है। यानी नीचे आप चाहे C लिख दीजिए चाहे N, क्योंकि ये विलयन की हमने बताया ना सांद्रता को बताता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है भैया तुल्यांकी चालकता की, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, मात्रक भी सेम रहेगा उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर। मात्रक इसका भी हो जाएगा साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, वहां पर प्रति मोल था, है ना, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल था, यहां साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक है, बस इतना सा अंतर है भैया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक यानी EQ, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा भैया मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, है ना मजेदार टॉपिक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक है कोलराउस का नियम। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि भैया ये जो टॉपिक है या तो बच्चों 3 नंबर में पूछता है या फिर 4 नंबर में, ठीक है, 3 से 4 नंबर वाला टॉपिक है और हर साल किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है।
अब आपकी भैया वही चीज़ है ना कि आपके किस्मत में कौन सा पेपर है, ये तो भैया कोई नहीं जानता। तो याद रखना, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इतना याद रखना। कोलराउस का नियम क्या होता है समझना, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। जैसे भैया हमने क्या किया, एक पात्र ले लिया, इसमें कोई एक वैद्युत अपघट्य हमने ले लिया, और इसमें भैया कोई सॉल्यूशन है, विलयन है, ये कोई विलयन ले लिया। अब भाई विलयन बनता कैसे है, तो इसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। मान लेते हैं कि कोई विलेय है, ठीक, जैसे विलेय को हम व्हाइट से दर्शा दे रहे हैं, और यहां पे जो पानी भरा हुआ है भैया ये विलायक दर्शाया जा रहा है कि विलायक है, समझना, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रटोगे तो चीजें हमेशा कभी ना कभी दिमाग से निकल ही जाएंगी। समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई भैया हमने बताया सॉल्यूशन है, विलयन है, इतनी सी बात समझ में आ रही ना। अब इसमें क्या किया भैया हमने, देखिए ये जो कोलराउस का नियम है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर, अब समझिए कि अनंत तनुता होती क्या है। देखिए अनंत तनुता कहते किसे हैं, अनंत तनुता मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय की मात्रा अत्यंत क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए, और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही ना समझ में आए, मतलब ऐसा विलयन में बहुत 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 कम रहे विलेय की मात्रा, और विलायक की मात्रा बहुत 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 अधिक रहे, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, अनंत तनुता वाला विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी मतलब कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, जैसे भैया हमने ले लिया इसमें NaCl, एक वैद्युत अपघट्य, ये कोई विलेय पदार्थ है NaCl साल्ट। तो यहां पर वही कह रहा है कि अनंत तनुता पर ये जो वैद्युत अपघट्य है, इसकी जो मोलर चालकता होती है, इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। बड़ा प्यारा सा नियम है। देखिए हमने बताया भैया, अगर आप NaCl को घोलते हो बबुआ, तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, ये सबको पता है। तो जैसे ये कह रहा है कि जो अनंत तनुता पर, अनंत तनुता होता है भैया तो इसको इनफाइनाइट से दर्शाते हैं, तो यहां पर भैया हमने इनफाइनाइट ले लिया और यहां m लगा दिया, तो मोलर चालकता, अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता को बता रहा है। अब कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य, तो भैया NaCl एक वैद्युत अपघट्य ले लिया, तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी जब इसको घोलेंगे तो भैया ये क्या है, कह रहा है कि इसके धनायनों, तो भैया धनायनों का मतलब यहां पे ये हो जाएगा लेमडा m, किसका भैया, Na प्लस, तो कह रहा है धनायनों तथा ऋणायनों, तो भैया ऋणायन में भी जो टूट रहा है भैया वो क्या है, Cl माइनस है, तो धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। बस यही तो कह रहा है। मतलब इसमें अगर आप कोई वैद्युत अपघट्य घोल दो किसी विलयन में, कोई वैद्युत अपघट्य जैसे घोल दे रहे हो, तो विलयन में जब हम वैद्युत अपघट्य घोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्लस आयन माइनस आयन में टूटेगा, ठीक है ना भैया। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो यही क्या हो जाता है भैया, कोलराउस का नियम। यही क्या है, कोलराउस का नियम होता है। जैसे हमने यहां NaCl के लिए, अगर जैसे HCl के लिए आप देखते हो तो जाहिर सी बात है भैया, तो यहां पर इसी तरह से, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यहाँ पे HCl के लिए करते हो तो भैया ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बनेगा H प्लस में भैया, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये Cl माइनस में। तो आप कोई भी वैद्युत अपघट्य लो, वो कोलराउस के नियम के आधार पर ऐसा ही टूटेगा। तो ये होता है कोलराउस का नियम। अब बच्चों कोलराउस के नियम में अनुप्रयोग भी बड़ा ही पूछा जाता है, इसीलिए तो ये लॉन्ग टॉपिक हो जाता है, 4 नंबर का, 3 नंबर का। तो ये तो रहा कोलराउस का नियम।
तो वही चीज हमने वही परिभाषा देखिए कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यही क्या हो जाता है भैया, कोलराउस का नियम। तो ये रहा कोलराउस का नियम। चलिए अब हम देखते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को, क्योंकि बच्चों अनुप्रयोग भी बड़ा ही ज्यादा पूछा जाता है। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए भैया हम अनुप्रयोग को देख लेते हैं। तो कोलराउस के नियम के हम दो अनुप्रयोग समझेंगे। पहला क्या है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, यानी कोलराउस के नियम के द्वारा हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, या वियोजन की मात्रा इसी को कहा जाता है। वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि कैसे निकालते हैं समझिए कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की कोटि कहते हैं। मतलब यहां पे समझने का प्रयास करिए भैया, क्या होता है, हमें निकालना है वियोजन की कोटि। थोड़ा इधर से लिखते हैं, वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि बराबर क्या होता है, कह रहा है किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो लिखेंगे भैया किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा क्या होता है भैया, नीचे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। भैया इसका जो रेशियो होता है, यानी इनका जो अनुपात होता है, उसी के द्वारा हम क्या निकालते हैं, वियोजन की मात्रा या फिर कह लें वियोजन की कोटि। ठीक है, तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा किसी अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की कोटि या भैया वियोजन की मात्रा। ठीक है, बाकी भैया वियोजन की कोटि को दर्शाते हैं अल्फा से। अब उसके बाद किसी सांद्रता पर, तो भैया किसी सांद्रता पर, तो यहां हमने कोई भी सांद्रता लगा दिया, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा कह रहा है कि अनंत तनुता पर, तो अनंत के लिए भैया इनफाइनाइट लगाएंगे, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसे अल्फा से दर्शाया जाता है। तो यहां पर यह क्या दर्शा रहा है, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और ये जो नीचे है भैया ये है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। आई बात समझ में। चलिए तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन हाँ इतना है, फार्मूला कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल बन जाता है तो याद रखना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं भैया नेक्स्ट अनुप्रयोग। अगला है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों इस पे न्यूमेरिकल बनता है। यहां पे तीन क्या है भैया, जैसे तीन कोई भी, ठीक है, यहां पे दिए रहेंगे इस तरह से कोई भी कंपाउंड्स, उनके क्या दे देगा, दे देगा उनकी मोलर चालकताएं देगा। जैसे इस तरह से है भैया, दे देगा कि कोई भी तीन है, दो है, जरूरी नहीं है तीन है, दो भी हो सकता है, देगा इनकी मोलर चालकताएं क्रमशः ये हैं, तो किसी एक का मोलर चालकता पूछ लेगा। तो यहां पर कह क्या रहा है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, तो कोलराउस के नियम से हम कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि वैद्युत अपघट्य में भैया एक प्रबल होता है एक दुर्बल। प्रबल वो होते हैं जिनको जल में घोलने पर तेजी से आयनित या वियोजित होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, NaCl हो गया। ठीक है, ये सभी प्रबल हैं।
बाकी यहाँ पे ध्यान देना, दुर्बल में जैसे में HBr हो गया, तो हालांकि उतना प्रबल होता है लेकिन उतना नहीं, ठीक। बाकी जैसे CH3 COO यहाँ पे H हो गया, वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो यहाँ पे भैया हम क्या है कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य से हम दुर्बल का निकालते हैं, ठीक है। तो कोलराउस के नियम की सहायता से, जैसे यहाँ पे CH3 COO NaHCl तथा NaCl की सहायता से कोई एक एसिटिक अम्ल ले लिया, CH3 COOH की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए पहले वो समझते। देखिए 3 यहाँ पे दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं भैया? 3 हैं। एक तो है जैसे हमने बताया कोलराउस के नियम से, पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं। क्या है भैया? CH3 COO Na है, ठीक है। और ये टूटेगा किसमें? ध्यान से समझिए, जब इसको तोड़ेंगे तो CH3 COO भैया ये माइनस में टूटेगा, और उसके बाद बबुआ ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ Na है वो क्या हो जाएगा? प्लस में टूटेगा, ठीक है। जो Na है वो प्लस में टूटेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक। ध्यान से समझना, नहीं तो थोड़ा ये बाउंस कर जाएगा। दूसरा है भैया HCl, दूसरा है HCl। अब कोलराउस के नियम पे आधारित जब इसको तोड़ेंगे भैया किस पे, तो ये जो H होगा प्लस में टूट जाएगा प्यारे बच्चों, और इसी तरह से भैया जो Cl होगा माइनस में टूट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसी तरह से भैया हम तीसरा NaCl का ले लेते हैं। NaCl का भैया लेंगे तो यहाँ पे जो NaCl है ये कैसे टूटेगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा? Na प्लस में टूटेगा, और उसके बाद भैया जो Cl होगा ना माइनस में टूट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन्हीं की मदद से, यानी अब आपको ये समझना है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि आपको इन तीनों समीकरण में क्या कुछ करें कि हमको ये वाला पता चल जाना चाहिए, ये वाला मालूम चल जाए। मतलब क्या कुछ करें कि हमको ये, ध्यान दिए हमने क्या बताया कि हमको निकालना क्या है, यहां पे निकालना है क्या चीज? CH3 COOH का, इसका निकालना है। अब इसका निकालना है तो कह रहा है कि इन तीनों समीकरण में क्या करें, पहले समझने का प्रयास करिए ठंडे मन से। हमको देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो भैया CH3 COO माइनस में टूटेगा, उसके बाद बबुआ ये क्या हो जाएगा? H प्लस में। यानी इन समीकरण में क्या कुछ करेंगे कि इसके साथ H प्लस में आ जाएगा, समझिए ये इतना है। अब इसके साथ प्लस में H लाना है तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 जुड़ेगा, तभी भैया इसके साथ ये प्लस में आ जाएगा। और हमको बाकी सबको गायब कर देना है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 घटा देंगे। जब घटा देंगे Na जो Cl है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इससे कट जाएगा। फिर उसके बाद ये जो Na है ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसको समीकरण 3 को घटाना है। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। प्यारे बच्चों कुल मिला के यही 2 बचेंगे। तो अगर ये चीज निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमने बताया ना कि समीकरण 1 व 2 को इधर लिख भी दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर जो समीकरण 3 है वो हटाने पर, अब जब घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो भैया ध्यान देना, हमको ने बताया ना कि समीकरण 1 2 जोड़कर जब 3 घटा देना है, तो समीकरण 1 2 जोड़कर 3 घटाना है। तो समीकरण में हमने यही बताया ना, ये ध्यान दीजिए कि ये ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया ना, चाहे M लिखिए या ना लिखिए, वो दर्शाने के लिए लिखते हैं, तो लिख दे रहे हैं CH3 COO ये माइनस में है भैया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या था? ठीक, ये H प्लस में है, सॉरी H नहीं है, Na है, ये Na प्लस में, ठीक। समीकरण 1 और 2 जोड़ रहे हैं तो समीकरण 2 क्या है? तो यहाँ पे क्या है भैया? H प्लस में है। उसके बाद भैया ध्यान दीजिए इसके साथ में ये लगा है, ठीक है, Cl माइनस में। समीकरण 1 2 जोड़कर कह रहा 3 घटा दो, समीकरण 3 ये है। तो भैया अब जब माइनस करेंगे तो बच्चों ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, मतलब भैया यहां पर क्या बच जाएगा? ये Na प्लस में हो जाएगा, फिर ये भी माइनस, क्योंकि 3 घटा रहे हो। तो ये चीज जो है यहां पर ध्यान देना,
ये Cl जो है ये भी माइनस। अब अगर आप नोटिस करें भैया तो कटेगा क्या, Cl प्लस में है, मतलब माइनस में है, Cl प्लस, ये भी प्लस में है, कट गया, ये माइनस में है, उसके बाद ये प्लस में है, कट गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इसका मान आया, ठीक है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। मतलब भैया यहाँ पे इसका जो मान आया यानी CH3COOH, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये कट, मतलब किस में टूटेगा, ये भैया टूटेगा CH3COO माइनस में, और प्लस का करके यहाँ पे ये आ जाएगा क्या चीज़, H प्लस में। तो यही क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि हमने एक यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की क्या निकाल दिया, मोलर चालकता। तो बच्चों ये जो कोलराउस का नियम होता है, इस कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है, और इस तरह से ज्ञात करते हैं। इसमें बच्चों सवाल में इसका मान दे देगा, इसका दे देगा कि कुछ भी 400, 500, 200, 100, 150 कुछ भी मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, और पूछ लेगा एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता क्या हो जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना होगा, जो भी मान दिया रहेगा समीकरण 1, 2 को जोड़कर तीसरा वाला घटा देना, आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको भी। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, ये भी टॉपिक मोस्ट है भैया, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको भी, क्योंकि ये भी बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। फिजिक्स में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम पढ़ा है, और यहाँ पे वैद्युत अपघट्य संबंधी या अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। देखिए वैद्युत अपघटन क्या होता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करो तो वो अपघटित हो जाता है, इसी को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिया। पहला नियम, ठीक है भैया, प्रथम नियम। अब देखिए प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम क्या है, ध्यान से समझिए। इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के दौरान, जैसे वैद्युत अपघटन हो रहा होता है, जैसे NaCl है, ठीक है भैया, जैसे ही हम धारा का प्रवाह करेंगे तो हमने बताया ना Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में, तो ये वैद्युत अपघटन होता है। तो वैद्युत अपघटन के दरमियान कह रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जैसे भैया ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें बताया भैया इलेक्ट्रोड होता है कैथोड एनोड, एक पे माइनस एक पे प्लस। अब जैसे हमने बताया कि इसमें जैसे NaCl खोल दिया तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में। तो बच्चों जब भी धारा का प्रवाह करेंगे ये तो विपरीत इलेक्ट्रोड पर ये आकर्षित होते हैं, मतलब जैसे ही धारा का प्रवाह करेंगे प्यारे बच्चों Cl ये प्लस यानी क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज होता है तो ये प्लस वाले यानी ये एनोड की तरफ भागेगा क्योंकि एनोड पे प्लस होता है, और Na प्लस है तो ये कैथोड की तरफ यानी ऋण प्लेट की तरफ भागेगा। ध्यान देना हमेशा जो वैद्युत धारा का प्रवाह करने पर ये जो विपरीत आयन वाले जो होते हैं यानी विपरीत आयन वो विपरीत प्लेटों की तरफ भागते हैं, यानी प्लस वाला माइनस की तरफ, यानी माइनस आयन है तो धन प्लेट की तरफ भागेगा, प्लस आयन है तो ऋण प्लेट की तरफ भागेगा। अब यही चीज कह रहा है कि जब वैद्युत अपघटन होता है तो इस दरमियान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो है वो W है, वो मात्रा जो होती है वो कह रहा है कि विलयन में प्रवाहित आवेश, इस विलयन में जो भी आवेश प्रवाहित होगा तो विलयन में प्रवाहित आवेश, यहाँ कैपिटल क्यू से दर्शा देते हैं कोई दिक्कत ना, ये कह रहा है समानुपाती होता है, तो भैया ये समानुपाती हो गया। ठीक है, इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे भैया तो W बराबर ये हो जाएगा क्यू का, क्यू को जब यहाँ पे हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या है, अब सेल स्थिरांक यूं कह सकते हैं, यहाँ पे मतलब नियतांक हो जाता है Z और इनटू क्यू। अब ध्यान से समझना भैया, क्योंकि क्यू बराबर I इंटू टी होता है,
तो इसलिए भैया ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम आगे बढ़ाकर लिखेंगे तो W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला हो जाता है। और इस फार्मूले पे भी कभी कभार छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन जाता है, याद रखना भैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पहला नियम हो जाता है, मतलब फैराडे का। सीधी सी बात है कि वैद्युत अपघटन के दरमियान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, W क्या है, पदार्थ की मात्रा, आवेश के समानुपाती होता है। अब जब इसको हम हटाएंगे चिन्ह अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का, तो भैया ये बराबर लगेगा, यहाँ पे एक नियतांक लग जाता है, ठीक है। और चूंकि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो इसके स्थान पर रख देंगे तो W बराबर जेड आई टी, ये रासायनिक, जेड क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं भैया कि W क्या है, Z क्या है, I क्या है, T क्या है, ठीक। तो ये जो W होता है ये होता है मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक, उसके बाद I क्या है, धारा, T क्या है, समय, ठीक है। तो सैंबल थोड़ा याद रखना क्योंकि जरूरत पड़ती है भैया न्यूमेरिकल में। अब देखते हैं भैया दूसरा नियम, दूसरा नियम देखते हैं बच्चों, रटने की जरूरत नहीं क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं, ठीक है, मजे में बस सीखते चलना है। दूसरा जो नियम होता है बच्चों वो क्या कहता है, समझिए। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा को, एक एक पॉइंट समझना, वैद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट में जब प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्राएं हैं वो भैया तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं बच्चों जैसे यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन हैं, यहाँ पे दो ले लेते हैं, तीन ले लेंगे, चार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक इलेक्ट्रोड है कैथोड एनोड, इसमें भी कैथोड एनोड है, ठीक है। अब इसमें भैया ध्यान देना, समझने का प्रयास, इसमें हम क्या कर दें, इसमें धारा का प्रवाह हम कर देते हैं। कह रहा है कि वैद्युत धारा की जब समान मात्रा, मान लेते हैं कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट हैं, जैसे मान लिया इसमें NaCl घुला है और इसमें बच्चों HCl घुला है, तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट हो गए। तो कह रहा है कि जब वैद्युत धारा की समान मात्रा को, यानी जितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही उतनी ही धारा उसमें प्रवाहित हो, तो जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन में समान धारा बहे, ये दूसरा नियम कहता है कि समान धारा को हम भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन में प्रवाहित जब करते हैं तो कह रहा है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं वो क्या होती हैं, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि इसमें पदार्थ की मात्रा भैया वो W1 है, तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, तो ये कह रहा है तुल्यांकी भारों के यानी E1 के। और दूसरे में मान लेते हैं कि पदार्थ की मात्रा वो W2 है भैया, तो ये किसके समानुपाती, E2 के। जब यहाँ बराबर दोनों करेंगे तो भैया कुछ ना कुछ हमने बताया नियतांक आएगा वो कट जाएगा। अब इनका भैया रेशियो जब निकालना चाहें तो जब हम इनका रेशियो निकालना चाहेंगे W1 अपान W2 तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा E1 अपान E2। और ये फार्मूला थोड़ा काम का है भैया क्योंकि इस पर भी कभी कभार न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो ये रहा फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी दूसरा नियम, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, दो नियम होते हैं जो कि बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है ना, वो तो आपको पता चल ही रहा होगा। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखना है। ये टॉपिक बड़ा ही सरल है, एकदम आसान वाला टॉपिक है भैया, इसमें बिल्कुल उलझना नहीं है।
इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, परिभाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पिछले साल ही पूछा गया है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब देखिए समझिए कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। हमने ले लिया, ठीक है। इस विलयन में भैया ध्यान देना, हमने कोई एक धातु की क्षण, इसमें जो विलयन है वो ZnSO4 है, और इसमें जो धातु की क्षण है वो भी मान लेते हैं कि जो धातु की क्षण है वो Zn की बनी है, यानी जिंक की बनी है, ठीक है, जिंक की बनी है, और इसमें कोई अब समझिए, इसको एकदम मजे में समझना है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, वैसे तो देखें तो भैया हम इसको सेकंडों में बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। फिर बाकी यहां समझना है परिभाषा इसको अच्छे से। देखिए, जब किसी धातु की क्षण को, जैसे ये जिंक धातु की कोई क्षण है, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोएं, जैसे बच्चों जिंक धातु की क्षण है और जिंक धातु का यहाँ पे लवण हमने ZnSO4 तैयार कर दिया, तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाए तो होता क्या है बच्चों, जो धातु की क्षण होती है और ये विलयन होता है, इनकी सतह यानी धातु की क्षण और इस विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है या एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने विलयन में धातु की क्षण डुबोया, नीचे विलयन है, तो धातु की क्षण और इस विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उसी विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई बात समझ में ना, परिभाषा समझ में आ गई भैया। तो लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब रटने की जरूरत तो है नहीं भैया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है चालक की प्रकृति। तो भैया इलेक्ट्रोड जो विभव होगा वो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मतलब जो भी हम यहाँ क्षण डुबो रहे हैं, अगर उसकी चालकता अधिक है, यानी जैसे भाई चालकता का गुण सबसे ज्यादा किस में होता है, चांदी में, ठीक है। तो जितना अच्छा चालक होगा, यानी जितनी भाई किसी भी चालक की चालकता जितनी अच्छी होगी, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो वही चीज है कि किसी चालक की चालकता जितनी अधिक होगी, उस चालक का जो इलेक्ट्रोड विभव है उतना ही अधिक होगा। यानी चालक की प्रकृति पर पहला है निर्भर करता है। दूसरा है धातु आयन की सांद्रता। अब देखिए धातु आयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब वही चीज कि विलयन कितना गाढ़ा है। देखिए सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है, यहां मन लिखा है, मान समझना, इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है भैया वो क्या होता है बच्चों, घट जाता है। अब घटता क्यों है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर जो आयनन है वो घट जाता है। तो भाई धातु आयन की सांद्रता जब हम बढ़ा देंगे, यानी विलयन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका आयनन घट जाता है। अगला है भैया ताप। अब ताप से क्या प्रभाव पड़ता है समझने का प्रयास करिए। ताप बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाएगा, यानी ताप में वृद्धि करने पर अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है भैया। चलिए बबुआ, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। अब अगला चलते हैं भैया, नेक्स्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। मानक इलेक्ट्रोड विभव लगभग बच्चों हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ही लेता है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो भैया इलेक्ट्रोड विभव से मिलता जुलता है, बस अंतर है बबुआ। अब अंतर क्या है, चलिए उसी को हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है भैया। चलिए
जैसे इसमें हमने कोई एक इलेक्ट्रोड ले लिया और यहां पर क्या है, कोई वैद्युत अपघट्य खोल लिया। ठीक है, जैसे हमने बताया ना भैया, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये कापर की छड़ है और विलयन CuSO4 का है। देखिए इसमें क्या होता है भैया, कुछ कंडीशंस होती हैं। अब की बार जो कुछ कंडीशन, भैया हमने बताया था कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं लागू। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ध्यान से समझना, सबसे पहले बच्चों एक तो ताप जो होना चाहिए वो 25 अंश सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा भैया जो दाब होना चाहिए वो 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब होना चाहिए। उसके बाद भैया तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी क्षण इसमें है, मतलब जो क्षण हम डुबो रहे हैं जिस विलयन में, इस विलयन की जो सांद्रता है भैया 1 मोल या 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए। अब समझिएगा, अब तो आप इसको चुटकियों में भाई परिभाषा आप खुद बना सकते हो। देखिए अब यहां पे परिभाषा क्या है कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर या 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाए। भैया हमने बताया ना कि जिसमें आप डुबो रहे हो, मान लेते हैं कि इसका सांद्रता 1 मोल है, 1 मोल, तो हमने यही तो बताया कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोल या 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को ही कहेंगे अब की बार मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो समझ में आ गया ना, आगे आपको बस यही जोड़ देना है कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की क्षण और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव। आ गई वही परिभाषा समझ में। लिखेंगे बच्चों कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। है ना आसान? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए बबुआ आगे देखते हैं। अगला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इसको भी बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि पूछा जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, या इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी ये पढ़ चुके हो, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है कि धातुओं तथा अधातुओं को या धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से क्या होती है, एक श्रेणी बनती है जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ भैया क्या है, सक्रियता मैंने बताया ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ किसके कह रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के भैया कह रहा है कि हम जब बढ़ते क्रम में, ठीक ऊपर से नीचे की तरफ मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता चला जाता है तो उनको रखने से, यानी ऊपर से नीचे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्रम से सेट करते हैं तो उससे जो भी एक श्रेणी बनती है उसे कहा जाता है क्या, सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे भैया ठीक है मान लेते हैं, एक मिनट थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लें भाई।
जैसे देखिए भैया, जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो कितना होता है? 0। इसमें हाइड्रोजन को ही मानक माना जाता है। और इसके ऊपर मान लेते हैं भैया, जैसे Mn है, CO है, ठीक है, Mn CO, एक मिनट भाई, Mn है, CO है, उसके बाद Au है, Ag है, इस तरह से है। और नीचे जैसे Fe है, Cr है, Cu है। तो भैया ये ऊपर से नीचे की तरफ भैया हमने क्या बताया, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी बनती है। बहुविकल्पी में याद हो तो बताया था, बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन भी हमने करवाया था कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। याद आया कुछ? तो भैया ऊपर से नीचे ये क्या है? ये सक्रियता का क्रम है। ये भैया क्या है? इनकी सक्रियता का क्रम होता है। यानी ऊपर से नीचे, यानी जो ऊपर होंगे वो प्रबल होते हैं, प्रबल अपचायक, और जितना नीचे चले जाएंगे वो दुर्बल अपचायक होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड विभव ऊपर से नीचे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और यहां पर भैया जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसकी लक्षण और विशेषताएं बहुत ज्यादा पूछता है। पहला यह है कि भैया कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड विभव में मतलब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होंगे वो प्रबल अपचायक होते हैं और जो नीचे होंगे दुर्बल अपचायक होते हैं। उसके बाद भैया इसमें जो तत्व जिस तत्व के ऊपर स्थित होगा वो उससे प्रबल होता है और उसको उसके विलयन से यानी वो विस्थापित कर देगा। जैसे भैया मान लेते हैं कि जो Fe है, क्वेश्चन किया जाता है, जैसे Fe है भैया, ये क्या है? Cu के ऊपर है। समझिए का प्रयास करिए बब्बा। Fe जो है Cu के ऊपर है तो इसका मतलब Cu प्रबल है, यानी ये दुर्बल है और ये Fe Cu को विस्थापित कर देगा। क्वेश्चन कैसे करता है समझिए, कहेगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है, क्यों? या उस लोहे की कील पर कॉपर चढ़ जाता है, क्यों? तो लिखेंगे बच्चों, सब में सेम होता है, क्योंकि लिखेंगे कि जो Fe होता है Cu से ऊपर स्थित होता है। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe Cu से ऊपर स्थित होता है, इसलिए Fe Cu से वो प्रबल है, ठीक है, अधिक सक्रिय है और ये उसको उसके विलयन से बाहर फेंकेगा। यानी जैसे Fe को Cu, भाई कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील आप डुबोगे तो जो Fe है इसको विस्थापित करके तो भैया यहां पर FeSO4 हो जाएगा और Cu विस्थापित हो जाएगा। तो यहां पर भैया ये इसकी विशेषता समझ लेना, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको पहले थोड़ा देख लीजिए, फिर हम इसके लक्षण को देखते हैं। चलिए हम इसके लक्षण को समझते हैं भैया। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण कह लें या इनकी विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी भैया विशेषताएं क्या है? पहला है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का अपचयन क्षमता बढ़ती है। अभी हमने बताया ना कि इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो बढ़ता चला जाता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। दूसरा, श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता। अभी बताया जैसे Fe है, ठीक है, वो Cu के ऊपर था तो उसको विस्थापित कर देता है, ठीक, ये चीज। उसके बाद तीसरा, श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होते हैं। बताया भैया कि श्रेणी में जो ऊपर हैं अधिक सक्रिय होंगी, नीचे है उनकी सक्रियता घटती जाती है। नेक्स्ट है कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, जो कि हमने बताया है, ठीक है। तो बहुत डीपली नहीं जाना, केवल भैया हमको समझना है, ठीक है भैया। तो ये रहा वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया ईंधन सेल क्या है। ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना। ईंधन सेल क्या होता है ये जानिए, और ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं। देखिए ईंधन सेल होता क्या है,
तो ऐसे गैल्वेनिक सेल, यानी ईंधन सेल एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें ईंधन यानी हाइड्रोजन H2 हो गया, मेथेन CH4 हो गया, मेथेनॉल CH3OH हो गया। तो कह रहा है कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन तथा मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी इनकी दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए बच्चों, उसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार होती रहे, ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा निरंतर प्राप्त होती रहे तथा इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ईंधन की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनमें जो फ्यूल होता है वो कभी नष्ट ही नहीं होता है, ये मृत सेल नहीं होते हैं, ध्यान देना भैया, ये जो सेल होते हैं वो मृत सेल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी डेड सेल नहीं होते हैं। तो भाई हमको पहले ईंधन सेल समझना है बस, कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मेथेनॉल, मेथेन आदि की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, वो ईंधन सेल होते। और ईंधन सेल में हमने बताया भैया इनको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि ईंधन की आपूर्ति लगातार होती रहे, अर्थात धारा का प्रवाह, उसमें धारा निरंतर प्राप्त होती रहे, ठीक। इसको भैया सबसे ईंधन सेल का सबसे पहले ईंधन सेल का प्रयोग वहां पर हुआ था, ठीक है भैया, ध्यान देना, ठीक, ये सब काम की चीज है। और जैसे में उदाहरण सबसे अधिक प्रचलन में आने वाला जो ईंधन सेल है वो H2O2 है, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल, हम बात कर लें जो वाष्प है उसका क्या कहते हैं, निर्माण होता है। जैसे भैया H2 और प्लस, ये H2 गैस अवस्था में और प्लस यहाँ पे O2 है, ये भी गैस अवस्था में, इनकी मदद से H2O का निर्माण किया जाता है इस सेल में, ठीक है। बाकी देखिए बैलेंस है नहीं भैया, H2 2 है यहाँ पे, ये तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब भैया हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इसमें ईंधन सेल में होने वाली रिएक्शन होती है। अब देखते हैं भैया ईंधन सेल के लाभ क्या हैं। ईंधन सेल के क्या लाभ होते हैं कि यानी इस सेल का क्या लाभ है। पहला कि इनमें ईंधन सतत आपूर्ति होता है, यानी ईंधन की हमने बताया ना लगातार आपूर्ति होती रहती, ठीक है, ठीक। इसी कारण ये सेल कभी मृत नहीं होते हैं, हमने बताया ना भैया ये डेड सेल नहीं होते हैं, अर्थात ये मृत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भैया इनकी कार्य क्षमता जो होती है अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो जो भी अंतरिक्ष विमान होते हैं उनमें जो होता है ये फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए भैया, तो ये बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला भैया टॉपिक है नेर्नस्ट समीकरण क्या है। इसे भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पूछता है क्वेश्चन कि नेर्नस्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। क्या कहता है? नेर्नस्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। अब देखिए नेर्नस्ट समीकरण है क्या? नेर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने इस समीकरण को दिया था, ठीक, इसीलिए नाम रख दिया नेर्नस्ट समीकरण। तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है वो नेर्नस्ट समीकरण होता है। यानी नेर्नस्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच में संबंध को बताता है, ठीक है। नेर्नस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। तो भैया प्रमुख तो विलयन का मतलब प्रमुख इसका समीकरण ही है बच्चों। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, जैसे किसी अभिक्रिया जैसे Mn+ है, ठीक है, और इसके लिए भैया ये M क्या है? सॉलिड स्टेट में यानी धातु, ठीक है। इस विलयन के लिए भैया समीकरण
इस जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए जो नेर्नस्ट समीकरण होगा, ध्यान देना, इसके लिए जो नेर्नस्ट समीकरण हो जाता है वो हो जाता है भैया E बराबर, वो हो जाता है E बराबर E नॉट माइनस का क्या होता है भैया RT अपान NF होता है, फिर लॉग बेस E, उसके बाद भैया लॉग बेस E ऊपर होता है M, ठीक है, यानी धातु आयन की जो सांद्रता होती है, और नीचे Mn प्लस होता है, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, चूंकि यहाँ पे अगर इस जैसे कोई सेल है उसके लिए हम धातु की आयन सांद्रता यानी जो M इसकी एकांक मान लें, सांद्रता धातु आयन जो धातु है इसकी सांद्रता एकांक मान लें, तो ऐसे केसेस में भैया ये जो नेर्नस्ट समीकरण बनेगा वो हो जाता है E बराबर E नॉट माइनस का RT अपान NF हो जाता है, फिर लॉग बेस E, ये 1 अपान MN प्लस, M पे ये N प्लस है यानी धातु आयन की सांद्रता, ठीक। ये लॉग बेस E के फॉर्म में है। जब इसको अपन लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखते हैं तो भैया ये फार्मूला क्या बन जाता है, E बराबर ये बन जाता है E नॉट माइनस का, क्योंकि लॉग बेस 10 का मान 2.303 RT अपान NF हो जाता है, और यहाँ पे भैया लॉग बेस 10 ये 1 अपान ये MN प्लस, यही हो जाता है क्या चीज भैया, यही हो जाता है नेर्नस्ट समीकरण। तो भैया आपका जो प्रमुख है समीकरण नेर्नस्ट समीकरण वो यही है। या बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए अगर हम सबका मान रख दें, सबका मान का मतलब R गैस स्थिरांक, ठीक है, R का मान रख दें, T क्या है परमताप उसका मान रख दें, ठीक है, F क्या है फैराडे नियतांक जो कि 96,500 होता है, इसका 298 केल्विन, R का जो मान होता है वो सब रख दें। अगर सब मान रख देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है भैया, तब ये समीकरण जो बनता है बच्चों वो बन जाता है E बराबर बन जाता है E नॉट माइनस यहाँ पे 0.059, ठीक है, ये हो जाता है, और अपान नीचे केवल n रखेंगे और ये लॉग बेस 10 1 अपान MN पे प्लस 1। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं भैया डायरेक्टली आपको जरूरत ना पड़े, न्यूमेरिकल में आप फटाक से यही वाला मान याद रख लेना, यही मान याद रखना, और न्यूमेरिकल में भैया आपका काम क्या है एकदम से आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सबका मान जब रखेंगे तो पूरा यही कट के आ जाता है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और एक चीज़ और भाई सैम्बल लिख देते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है। इस सब का मतलब क्या है भैया, E क्या होता है, E नॉट क्या है, R क्या है, T क्या है, N क्या होता है, F क्या है, और उसके बाद M पे N प्लस क्या है। तो सबका मान भाई पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। बाकी E क्या है, तो भैया इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है, E इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट क्या है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। R क्या है, तो भैया गैस स्थिरांक है, R क्या है बच्चों, गैस स्थिरांक है। बाकी भैया T क्या है, तो परम ताप है, ठीक है, और N क्या है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है भैया। और बाकी बच्चों F क्या है, तो फैराडे नियतांक होता है, ये फैराडे नियतांक होता है। और M पे N जो है धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता। प्यारे बच्चों जितना ज़रूरी ये फार्मूला है उतना ही इम्पोर्टेंट ये इसका सैम्बल होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा निर्नष्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
हो गया ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है भैया, सीसा संचायक सेल। इस सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं? तो सीसा संचायक बैटरी क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है भैया, देखिए सीसा संचायक जो सेल होता है क्या होता है, ये आपको एक सेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से समझना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीसा संचायक बैटरी होती क्या है, ये कैसे काम करती है। तो भैया देखिए, सीसा संचायक बैटरी में कई सारे जो सीसा संचायक सेल होते हैं उनको श्रेणी क्रम में, देखिए जैसे एक बहुत बड़ी बैटरी होती है, ठीक है। अब ज्यादातर यही जो लिथियम बैटरी आ रही है पैनल वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, जैसे भाई जो इन्वर्टर वगैरह जिससे चार्ज होता है वो बैटरी, यानी बैटरी। अब जो मोटर वाहन है या और भी जो होता है जगह जगह पर, अब क्या है, सीसा संचायक सेल का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, यानी बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये बैटरी क्या होती है, सीसा संचायक। तो सीसा संचायक सेल में होता क्या है, इस तरह से भैया चैम्बर बने होते हैं, चैम्बर बने होते हैं। तो इसमें एक सेल होता है इस तरह से, ऐसे इसमें एक सेल होगा, ठीक है, इसमें एक सेल होगा भैया। तो इसी तरह से इसमें क्या हुआ भाई, मार्कर नीचे जा रहा है, एक मिनट। तो इसमें होता क्या है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक जो बैटरी है, ये बैटरी है, और इसमें जो ये अंदर रखे गए हैं भैया, ये सभी के सभी ये क्या होते हैं, सेल होते हैं, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यानी जो सीसा संचायक बैटरी होती है, इस बैटरी में कई सारे सीसा संचायक जो सेल होते हैं, उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तभी ये सीसा संचायक बैटरी का निर्माण होता है। तो इसमें बहुत सारे सेल जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ है कि सीसा संचायक बैटरी में कई सारे सीसा संचायक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें अगर ध्यान से समझिए, अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो 6 सेल इसमें जोड़ने पड़ेंगे। अगर 24 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो 12 सेल की आवश्यकता होती है। यानी इनमें 12 से 24 वोल्ट की बैटरी को तैयार करने के लिए 6 से 12 सेलों की आवश्यकता होती है। और सीसा संचायक सेल में लेड एनोड का काम करता है। ध्यान देना, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर में भैया दिख रहा होगा यहां पे, देखिए इसमें जो कह रहा है कि लेड एनोड का काम करेगा। ये ध्यान देना, जो ये लेड है, ठीक, ये जो लेड है इसमें एनोड का काम करेगा। ठीक, कौन, लेड। इसमें लेड जो है एनोड का काम करता है, और लेड ऑक्साइड यानी यहां पे PbO जो है, ठीक है ना, PbO ऑक्साइड है, ये कैथोड का काम करेगा। यानी इसमें क्या है भैया, जो लेड है एनोड का काम करता है और लेड ऑक्साइड कैथोड का काम करता है, इतना याद रखना। ठीक है, और इसमें 38% जो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक, ये जो विलयन है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल की, ये जो मात्रा होती है 38% जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो एक वैद्युत अपघट्य का काम करता है। यानी इसमें 38% ये सल्फ्यूरिक अम्ल वैद्युत अपघट्य का काम क्या है भैया, करेगा। तो इतना आपको क्या है, सीसा संचायक सेल में याद रखना है, सीसा संचायक बैटरी में याद रखना है। इसमें आपको 2 रिएक्शन दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, इसमें आपको भैया 2 रिएक्शन दिखाई पड़ रही हैं। अभिक्रिया भैया किस प्रकार से होती है, देखिए ये एनोड पर, एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कैसे होती है भैया समझिए। एनोड पर क्या है बच्चों, Pb है, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस का SO4 आयन है, और ये PbSO4 और प्लस का ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बराबर होने चाहिए भैया चार्ज। ठीक है, इधर 2 है तो 2 बराबर हो गया। तो ध्यान देना भैया, क्योंकि यहां पर ध्यान दो बच्चों, जो Pb है वो एनोड का काम करता है। तो कैथोड पर क्या हो जाएगी, तो कैथोड पे हो जाएगी भैया PbO2,
प्लस का SO4, उसके बाद प्लस का 4H है प्लस में, ठीक है, और फिर एरो करके PbSO4 प्लस का 2H2O। क्योंकि भैया ध्यान दीजिए एनोड पर ये जो लेड है Pb तो एनोड का काम करता है, और भैया जो Pb यहाँ पे वो है लेड ऑक्साइड है, वो कैथोड का काम करेगा। तो ये अभिक्रिया, अब ये इसकी जो पूर्ण रिएक्शन हो जाएगी भैया, इसकी जो पूर्ण अभिक्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Pb प्लस PbO2 प्लस का भैया SO4 प्लस 4H, ठीक है। ये एरो करके भैया इधर PbSO4 हो जाएगा और प्लस का H2H2O। अब देखिए बैलेंस करिए, अगर बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का प्रयास। भैया PbSO4 अगर आप देखें तो 2 है, तो भैया हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, Pb इधर भी 2 है तो 2 बराबर हो गया, लेकिन SO4 भैया यहाँ पे ध्यान दे बच्चों, अगर हम ध्यान दें इसमें, ठीक है, ये संतुलित है कि नहीं, ये यहाँ पर भी 2 है, 2 हो गया। तो ये एक पूर्ण अभिक्रिया यानी पूर्ण रिएक्शन हो जाएगा इस सेल में। तो इस सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है ये है। तो चाहे आप अभिक्रिया लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हो और भी अच्छी बात है भैया, क्योंकि इसमें होने वाली अभिक्रिया को दर्शाना जरूरी है। तो ये हो जाता है सीसा संचायक बैटरी और इसकी कार्य विधि। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत कम पूछा जाता है, उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, प्रीवियस कई साल से देखें तो भैया ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी जरूरी है, सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक में आ गया होगा, और आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस मेहनत के लिए बच्चों एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।